नहीं आ रही है? कितने बच्चों को मजा नहीं आ रही पढ़ने में, चीजें समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, समझ में आ रहा है सबके? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है तुम सबको कि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है? जैसे कुछ वर्ड्स हो गए उसमें प्रॉब्लम आती है, या कभी कभी दिखाई नहीं देता है, ठीक है वो वाली प्रॉब्लम पता है मुझे, वो वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो अगर तुम लोगों को कोई चीज ऐसे दिखाई नहीं देती है ना, तो उसी टाइम पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। तब जब मैसेज स्क्रीन पे फ्लैश होगा ना, तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है और मे बी यहाँ पे नेटवर्क का इशू है या आपके उधर नेटवर्क का इशू है, तो मैं उस चीज को डिक्टेट कर दूंगी, बोल दूंगी। तो वो वाली प्रॉब्लम को उस तरह से हम लोग कई हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है? और क्या दिक्कत है? एक तो दिखाई नहीं देने वाली, दूसरी और कोई दिक्कत? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर आती है मेरी? यस मैम। बाकी समझ में सबको आता है? यस मैम। हाँ, और राइटिंग पढ़ने में आती है? जो मैं लिखती हूँ वो राइटिंग पढ़ने में? यस मैम। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे घर पे बहुत डांट पड़ती है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो वो चीज मैं एडमिट करती हूँ। हाँ, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है। चलो, अब जो है, अभी हम लोग इक्वेशंस पढ़ रहे थे ना, सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अब सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि इधर ना इको आ रहा है, तो सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा, वो देखते हैं। सब लोग म्यूट करो जल्दी से। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन and their solution। अगर हम लोग हिंदी में बोले तो रैखिक समीकरण। फिर इसको समझने के बाद ना हम लोग क्वेश्चंस करेंगे होमवर्क वाले। समीकरण व उसके हल का, उसके हल का आलेखीय निरूपण। तो क्या है हमारा टॉपिक? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण व उसके हल का आलेखीय निरूपण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण व उसके हल का आलेखीय निरूपण। ठीक, सबने इतना लिख लिया? अब सब लोग लिखो, माना एक युगपथ। सब लिखो जल्दी से। माना एक युगपथ
समीकरण युग्म है, युग्म है, मैं इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, नेक्स्ट टर्म तक आपके पास होगा ये। युग्म है L1 इज इक्वल्स टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या है L2 इज इक्वल्स टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या है, हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है। एक लीनियर इक्वेशन जो इसमें से फर्स्ट वाली है वो क्या है हमारी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी क्या है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इस तरह की इक्वेशन से हमारे पास लीनियर इक्वेशन में तीन ही ग्राफ जो हैं वो पॉसिबल हैं। इस तरह की इक्वेशन से हमारे पास जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ते हैं और इन तरह की इक्वेशंस कभी हमारे पास आती हैं, हमारे सामने आती हैं और उसमें लिखा होता है कि ड्रॉ दिस ऑन अ ग्राफ, या फिर इसे ग्राफ पेपर पे आई मीन नॉर्मल पेपर पे भी रिप्रेजेंट करिए, तो इस तरह की इक्वेशंस में हमारे पास तीन ही तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं। वो तीन तरह के ग्राफ के बारे में अभी हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में किया था, ओरली देखा था। अब इसको हम लोग यहाँ नोटबुक पे देखते हैं कि वो तीन तरह के ग्राफ एक्चुअल में दिखते कैसे हैं और उनकी क्या कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है कि हमारा वो पर्टिकुलर ग्राफ उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए बनेगा, उस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन के लिए बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जब रेखा L1 और L2, हम लोगों ने जो हमारे दो इक्वेशंस है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उसको हम लोगों ने L1 और L2 मान लिया कि ये जो है ax प्लस by प्लस c ना, ये सबने पढ़ी होगी, ये तो छोटी क्लासेस में है आपके। जिसको नहीं पता तो वो जान ले कि जो इस टाइप की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन जो होती है ये लाइन की इक्वेशन होती है। अगर आप इनके पॉइंट सॉल्व करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक, तो ये इक्वेशन जो है वो लाइन की इक्वेशन है। तो इस वजह से हम लोगों ने इज इक्वल टू L1 और इज इक्वल टू L2 लिखा हुआ है। ठीक, अब जब रेखा L1 व L2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? तो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, किसी एक टाइम पे किसी एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है, किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, का मतलब किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट बोलते हैं। जिन बच्चों को आगे मैथ्स लेना है ना, वो ये चीज बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो चीज है ना, अगर आप लोग जेई का या किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम का पेपर देते हो तो इसमें ये क्वेश्चन उसके, अगर आप सपोज जेई का देते हो, मुझे जेई के बारे में पता है, तो सपोज अगर आप जेई का देते हो तो जो जेई मेंस का पेपर होता है ना, उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चंस का मतलब है आपके 12 नंबर, ऑलमोस्ट 12 नंबर, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है ना, तो ऑलमोस्ट 12 नंबर आपका इस चैप्टर से आता है। और उसमें 2 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके ग्राफ पे बेस्ड होते हैं कि किसमें नो सॉल्यूशन होगा, किसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो जिनको भी इंजीनियरिंग साइड जाना है ना, उनके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है, ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत जरूरी है। जो हमारा जेई का एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेंस और
एडवांस होता है तो उसमें रियल नंबर्स का इतना नहीं आता, उसमें सिर्फ रियल नंबर से थ्योरम्स वगैरह आते हैं। लेकिन जो आपका ये वाला पेपर है, सॉरी ये वाला जो चैप्टर है, अगर आप लोग जब बड़े होगे और मॉक्स दोगे, मतलब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे इनके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के, तो आपको उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सब लोग जिसको भी इंजीनियरिंग साइड में जाना है, आज सबसे पहले जाके नेट पे सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक देयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो आपको मिलेगा ये चीज देखने को, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। और वो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, यहीं से सब उठाए जाते हैं, और बस इसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट और बिल्ड किया जाता है, जो आपको क्लास 11th और 12th में सीखने को मिलेगा। ये चैप्टर क्लास 11th में भी है। तो ये दो लाइन से पहला ग्राफ हमारा बन सकता है कि जब हमारी रेखा L1 व L2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक इस पॉइंट पर हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये हो गया हमारा पहले टाइप का ग्राफ। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। जनरली हमारी एक्स एक्सिस को हम लोग ये लेते हैं और वाई एक्सिस को ये लेते हैं, जो स्ट्रेट होती है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ये 3D फिगर होता है एक्स वाई और जेड एक्सिस का। मतलब कि ये हम इसे स्पेस में इमेजिन करते हैं, तो जब हम लोग इसे स्पेस में इमेजिन करते हैं ना, तो आप इसे भी एक्स ले सकते हो और इसे भी वाई ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहीं पे भी कोई भी एक्सिस ले सकते हो, क्योंकि ये एक 3D फिगर है। ठीक, पहला ग्राफ हमारा ये बनेगा। फिर दूसरा ग्राफ क्या बनेगा हमारा? दूसरा क्या होगा? जब रेखाएं L1 व L2 समांतर हैं। समांतर है का मतलब क्या होगा? पैरेलल लाइन। समांतर है का मतलब क्या होगा? पैरेलल लाइंस। ये लाइंस कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस है? इंग्लिश भी देखते जाओ। इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग, और LINES लाइंस। अब ये जो लाइन है, इसमें मैंने एक गलती करी है। क्या गलती है बताओ जरा? कि इसमें मैंने इधर दोनों साइड एरो नहीं बनाया है। इस एरो का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस एरो का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इस एरो का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जब हम लोग और पॉइंट्स ढूंढेंगे ना, आपने जब अभी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, तो जब हम लोग और पॉइंट्स ढूंढेंगे ना, तो हम लोग इस लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हम लोग जब ये स्ट्रेट लाइंस की मदद से फिगर बनाते हैं, तो हमारी तीन तरह की होती है ना, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। तीनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारी रे होती है वो एक साइड से बढ़ सकती है, एक एंड जो होता है उसका क्लोज होता है, फिक्स होता है, और एक साइड से हम उसे कितनी भी लेंथ, कितना भी बढ़ा सकते हैं। इस एरो का मतलब है कितना भी आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है वो हमारा फिक्स होता है, दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स दूरी होती है। तो ये क्या हो गया मेरा? लाइन सेगमेंट। क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। ये क्या हो गया मेरा? रे। क्या हो गया? ये मेरा रे। और लाइन क्या होता है मेरा? लाइन जो है वो मेरी दोनों साइड से बढ़ सकती है। लाइन क्या होता है मेरा? लाइन जो है मेरी वो दोनों साइड से बढ़ सकती है। तो ये मैंने गलती क्या करी थी? इसमें एरोज नहीं बनाए थे। अब मेरा दूसरा क्या है? जब रेखाएं L1 व L2 समांतर हो। समांतर का मतलब होता है पैरेलल। समांतर का क्या मतलब होता है? पैरेलल। PARALEL। पैरेलल लाइन। क्या होता है? पैरेलल लाइन। अगर मेरी L1 व L2 समांतर होंगी, तो हमें किस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा? ये मेरा ग्राफ है, किस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा? कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा ना। ये दोनों लाइन पैरेलल से कहीं भी नहीं मिलेंगी। आप इसको कितना भी बढ़ाइए, कितना भी इधर बढ़ाइए, कितना भी इधर बढ़ाइए, आपको किसी भी तरह का कभी भी ये लाइंस जो है आपस में काटती नहीं मिलेंगी। तो ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। अभी इसकी कंडीशंस जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद तीसरे तरह का जो ग्राफ हम लोगों को इसमें दिखेगा, वो है हमारा जब रेखाएं L1 व L2 समांतर
पाती हैं। क्या है? समपाती हैं। समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, कोइंसाइड कर रही है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में? कोइंसाइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? को इन, ये सी है, COINCIDE, कोइंसाइड। तो आप लोगों को कितने न्यू वर्ड सीखने को मिले? 3 न्यू वर्ड सीखने को मिले। क्या है वो न्यू वर्ड्स आपके? पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल और तीसरा कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब, अब ये जो चीज, ये जो वर्ड्स हैं पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड, ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ मैथ्स में ही यूज कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जब एक के ऊपर एक पूरी ओवरलैप करती है, एक के ऊपर एक पूरी रखी रहती है, पूरी ओवरलैप करने का मतलब है पूरी रखी रहती है, एक चीज दूसरी चीज को पूरा छुपा लेती है। सपोज मेरा ये हाथ है, इसके ऊपर मैं दूसरा हाथ रखूं तो मेरा ये जो नीचे वाला हाथ है ये पूरा छुप जाएगा, पूरा ढक जाएगा मेरे दूसरे वाले हाथ से। तो मेरे दूसरे वाले हाथ ने क्या किया? पहले वाले हाथ को ओवरलैप किया। तो इस जब एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर लेती है तो वो लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाती है। कोइंसाइड करने का मतलब आपस में मिल जाती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है जब दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, काटती हैं, तो इस तरह की लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि हमारी प्रतिच्छेद करती हैं ये लाइन। फिर इसके बाद है समांतर, यानी कि पैरेलल लाइंस। जो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे आगे जाके नहीं मिलेंगी, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। आपको उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसको, ये जो तीसरा ग्राफ है इसको हम लोग नोटबुक पे देखते हैं। तो ये तीसरा वाला ग्राफ कैसे बनेगा मेरा? ये हो गई मेरी L1 और इसी के ऊपर मेरा, इसी के एकदम ऊपर मेरा L2। ठीक, इसी के एकदम ऊपर मेरा L2। तो ये हो गई मेरी सपोज L1 और ये हो गई मेरी L2। जो मेरी रेड वाली थी, जो रेड वाली थी उसको मैंने बोल दिया L1 और जो मेरी ब्लू वाली है उसको बोल दिया मैंने L2। अब इसमें क्या था? ये वाली L1 हो गई, ये वाली L2 हो गई, इसमें ये वाली L1 हो गई और ये वाली L2 हो गई। ठीक, अब ये जो इस तरह के ग्राफ हैं ये बनेंगे कैसे, हम लोग उसको सीखते हैं कि क्या कंडीशन होगी कि जब हमारे इस तरह के ग्राफ जो हैं वो बनेंगे, तो उसको हम लोग अब सीखते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, अगर हमारे पास क्या है? दो इक्वेशंस हैं। इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन क्या है हमारी? L1 इज इक्वल्स टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी? L2 इज इक्वल्स टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब अगर मेरी ये दो इक्वेशंस हैं और मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब ये वाला ग्राफ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक जगह मिलेंगी कहीं ना कहीं, फिर इसके बाद नहीं मिलेंगी, बस एक जगह मिलेंगी। यूनिक का मतलब एक, कोई अनोखी चीज। तो यूनिक दे रहा है ना इसमें, बस एक पॉइंट पे मिल रहा है मेरा, तो इसमें क्या होगा? इस केस में मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मेरा कब होगा? अगर मेरा पहला केस क्या है मेरा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि फॉर ग्राफ 1, ये मेरा ग्राफ 1 है, ये मेरा ग्राफ 1 है, ये मेरा ग्राफ 2 है और ये क्या है मेरा? ग्राफ 3 है। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बस एक जगह मिल रही है ना, कहीं एक जगह से ज्यादा तो नहीं मिल रही। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा मेरा?
अगर हम लोग A1 अपॉन A2 क्या है, केस 1 क्या है मेरा, यूनिक सॉल्यूशन, क्या है केस मेरा, यूनिक सॉल्यूशन, केस 1 यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ये मुझे कब मिलेगा, अगर मैंने A1 अपॉन A2 किया और B1 अपॉन B2 किया। जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी, क्या नहीं होगी, आपस में बराबर नहीं होगी, तो वो उससे मेरा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सब लोग ग्राफ 1 को देखो, कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सब लोग बोलो कब मिलेगा, कब मिलेगा, जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सब लोग रिपीट करो, A1 अपॉन A2 is when A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, then we will get unique solution। हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, मतलब जो हमारे ग्राफ की लाइंस हैं दो, वो एक बार कम से कम एक ही बार कब कट करेंगी, जब हमारा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा। कब मिलेगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन, बताओ कब मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या, सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो बता दो। नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, अच्छा कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से टाइप करके भेजो नो नो नो, तो मुझे पता चले कितने बच्चों को नहीं आ रहा। जिसको भी नहीं आ रहा बेफिक्र होके पूछो, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक, काफी बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, बस मैं बता रही, फिर से बता रही हूँ। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, जब हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को, जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए जाएंगे ना, अब ठीक है, आप सब लोग ध्यान से सुनो, जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे ना, तो उन लीनियर इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे, जब उन लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक लाइन मिलेगी। आप उसके सॉल्यूशन से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, उसके सॉल्यूशन से लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन होती है। अगर हमें कहीं पे दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इनमें हम नंबर्स डाल के, इनमें हम अपने नंबर एक्स की जगह कुछ डाल के, वाई की जगह कुछ डाल के, और सी की जगह कुछ डाल के, नंबर्स डाल के हम अपनी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कहीं पे कोई भी इक्वेशन हुई इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये मेरी किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। क्या पता चलेगा मुझे उससे, कि जो मेरी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरी किस चीज की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। सबको इतना समझ में आया, सबको इतना समझ में आया कि जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया गया है, उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग अलग नंबर्स डाल के सॉल्व करेंगे, कभी x 0 कर दिया, कभी आपने y 0 कर दिया, कभी ऊपर वाले में x 0 कर दिया, कभी नीचे वाले में x 0 कर दिया, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक, जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे
तो आपको क्या बनाने को मिलेगा, क्या चित्र बनाने को मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है, जो आपकी लाइन बनती है ना, जो हम लोग नॉर्मली लाइन बना देते हैं, अगर हम लोग उसको मैथमेटिक्स के हिसाब से प्रूव करते हैं तो वो एक इक्वेशन पे बनती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा। ये लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब अलजेब्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का। पूरी फिजिक्स में अलजेब्रा ही चलता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। जब आप बड़े होगे ना, अपना ग्रेजुएशन करोगे और अगर आप फिजिक्स लोगे, फिजिक्स और मैथ्स लोगे, तो आप देखोगे पूरी फिजिक्स में आपका अलजेब्रा ही है। और जब आप एमएससी करोगे, अपना मास्टर्स वगैरह करोगे, तो उसमें तो एक पेपर ही है, फिजिक्स के पेपर में मैथ्स का पेपर, इस टाइप से होता है। ठीक। तो जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है वो किस टाइप में होती है, ax प्लस by प्लस c। अगर आपको कहीं इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाए तो आप उस इक्वेशन से लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। क्या ड्रॉ कर सकते हो? लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक। हमें दो इक्वेशन चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो मेरी दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक इक्वेशन, दूसरी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दूसरी इक्वेशन। ठीक है। अब मुझे मिनिमम दो लाइन चाहिए होती हैं बताने के लिए कि मेरा ग्राफ कैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी एक लाइन ग्राफ पे बन रही है तो वो तो कैसे भी बन सकती है, मुझे थोड़ी ना पता चलेगा उससे कि मेरा जो ग्राफ है वो कैसा सॉल्यूशन दे रहा है। सॉल्यूशन इन द सेंस कि उसके कैसे किस तरह के हल आएंगे। आपके या तो कई सारे हल आ सकते हैं, एक चीज से कई सारे हल आ सकते हैं ना, एक चीज से कई सारे हल आ सकते हैं। हो सकता है कि वो इक्वेशन ही ना सही हो तो एक चीज का कोई भी हल नहीं आएगा। और हो सकता है एक चीज के एक चीज का सिर्फ एक ही हल हो, उसके अलावा उसका कोई हल ही ना हो। आप एक काम को, सपोज आपके पास एक काम है, तो आपको उसको, आप उस काम को कई तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक ही तरीका हो जिससे वह काम किया जा सकता है, कोई दूसरा तरीका हो ही ना जिससे आप वो काम नहीं कर सकते। तो वो जो आपने मेथड यूज किया, वे यूज किया काम करने के लिए, वो कैसा हो गया? यूनिक हो गया। उसके अलावा आप कोई तरीका यूज ही नहीं कर सकते। तो वो तरीका कैसा हो गया? अनोखा हो गया। कैसा हो गया? अनोखा तरीका हो गया। उसके अलावा आपके पास कोई तरीका ही नहीं है उस काम को हल करने के लिए। तो वो कैसा हो गया? यूनिक तरीका हो गया, अद्वितीय तरीका हो गया। कैसा तरीका हो गया? अद्वितीय तरीका हो गया। तो उस काम का कैसा हल मिलेगा मुझे? अद्वितीय हल मिलेगा। कैसा हल मिलेगा मुझे? अद्वितीय हल मिलेगा। अब दूसरा काम है। अब वही सेम काम को आप कई सारे तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कई सारे तरीके से कर सकते हो। एक ये भी तरीका हो सकता है, एक वो भी तरीका हो सकता है, एक वो भी तरीका हो सकता है, एक वो भी तरीका हो सकता है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो उस एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कई सारे तरीके हैं। तो इस तरह के हल को हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत हल। इस तरह के हल को हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत हल। क्या बोलेंगे? अनंत हल। आपके पास हल की कमी नहीं है, आप कोई भी तरीका यूज करके अपना काम जो है वो कर सकते हो। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो और अपना काम जो है वो कर सकते हो। तो ये कैसा हल हो गया हमारा? अनंत हो गया। अनंत हो गया कि उसका कोई अंत ही नहीं है। आपको ये वाला मेथड नहीं पसंद, आप दूसरा यूज करो, दूसरा नहीं पसंद तीसरा मेथड यूज करो, तीसरा नहीं पसंद चौथा आप अपना मेथड यूज करो। आपको काम करने से मतलब है ना कि आपका काम हुआ कि नहीं। आपको काम से मतलब है तो काम आपको मिलेगा। अब आप उस काम को ना कैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या तरीका यूज कर रहे हो। तो इस तरह के तरीके को क्या बोलेंगे? अनंत हल। उस कार्य को करने के लिए हमारे पास अनंत हल उपलब्ध हैं। अनंत का मतलब हो गया इंग्लिश में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशन, हल का मतलब मैनी सॉल्यूशन। आपके पास कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है? एक तो हो गया आपके पास एक काम करने के लिए एक ही तरीका है। दूसरा हो गया आपका एक काम करने के लिए कई सारे तरीके हैं, आप उसमें से कोई भी तरीका यूज कर लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या किस तरीके को यूज कर रहे हो।
फिर तीसरा क्या होगा, कुछ काम ऐसे भी होते हैं ना जिनको करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, या तो ये ऐसे होगा या तो फिर वो काम ही नहीं होगा। ऐसे कई काम होते हैं ना कि या तो ये ऐसे होगा या तो फिर इस काम को कर ही नहीं सकते। ठीक, तो इस तरह के हल को हम लोग बोलते हैं यूनिक हल, यानी कि अद्वितीय हल। फिर एक इस तरह का भी काम होता है ना कि जिसको हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए वो हम काम कर ही नहीं सकते। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिनको हम कभी नहीं कर सकते, उनका कोई हल नहीं मिलेगा। तो उस तरह के हल को हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत हल। क्या बोलते हैं उस तरह के हल को, असंगत हल। अब यही 3 तरीके को यूज करके हम लोग मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं। आप इसको याद कैसे रखोगे कि 3 तरीके होते हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग किसी काम को 3 तरीके से ही कर सकते हैं। या तो उस काम को एक ही तरीके से किया जाता होगा, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, या तो उस काम को करने के कई सारे तरीके होंगे, आप किसी भी तरीके का यूज करके उस काम को कर सकते हो। और तीसरा, आप उस काम को किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, वो काम आपसे हो ही नहीं सकता। तो क्या हुआ, ये हमारे 3 तरीके हुए। ठीक, 3 तरीके हुए ना। तो यही सेम चीज जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ax a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, ये मेरी इक्वेशन किस